शुरू करते हैं एनटीए मॉक टेस्ट पेपर 25 केमिस्ट्री। तो इन दिस सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट 1 to 10 क्वेश्चंस। तो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ए 600 watt mercury lamp emits a monochromatic radiation of wavelength 331.3 nanometer. How many photons are emitted from the lamp per second? तो ये जो मार्करी लैम्प है उसका पावर है 600 वाट। तो 600 वाट इसका पावर है, तो वाट मतलब क्या है, जूल पर सेकेंड। तो ये जो मार्करी लैम्प है वो एक रेडिएशन एमिट कर रहा है एट ए रेट कितना है, रेट कितना है 600 जूल पर सेकेंड, ये है इसका रेट। ओके, तो 1 सेकेंड में 600 जूल एनर्जी एमिट हो रहा है, ये हमें मान के चलना है। 1 सेकेंड में 600 जूल एनर्जी एमिट हो रहा है, ये हमें मान के चलना है। ओके, तो नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 331.3 नैनोमीटर। तो हमें निकालना होगा कि द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन कैसे निकालना है, E इज इक्वल टू n0hc/लैम्डा, इस इक्वेशन से। ओके, बाय पुटिंग द n0 वैल्यू, n0 इज द एवोगाड्रो नंबर, hc एंड लैम्डा की वैल्यू, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो है 361.38 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। दैट इज दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंटेन्ड बाय 1 मोल फोटोन। ओके, तो पहले हमारा जो 600 जूल था वो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंटेन्ड बाय 1.67 इंटू 10⁻³ मोल। तो दिस इज़ आवर आंसर, बट हमें क्वेश्चन में नंबर में चाहिए हमारा क्वेश्चन। तो इस मोल के साथ अगर हम एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर में आंसर आ जाएगा। तो वो करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 10⁻21। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ऑफ लीमैन सीरीज ऑफ RH एथो। यू ऑल नो द रीडबर्ग इक्वेशन 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ओके, तो लीमैन सीरीज में n1 का जो वैल्यू आता है वो आता है 1, हम सभी जानते हैं। एंड हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गिवन है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें निकालना है। तो इन द केस ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n2 का जो वैल्यू आता है वो हमेशा आता है इन्फिनिटी। ओके, हमेशा इन्फिनिटी आता है। तो 1/n2² जो आएगा 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो ये पार्ट हमारा 0 आ गया एंड ये पार्ट आ गया हमारा 1। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/λ मिनिमम इंटू सिर्फ RH बचेगा। ओके, बिकॉज n1 तो हमारा 1 है ना, तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू कितना आया 1/RH। तो RH का वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द फ्रॉम दिस इक्वेशन जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास वो है 9.117 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर में आ रहा है। बट इन क्वेश्चन इन आंसर में हमें एमस्ट्रॉन्ग में चाहिए। तो आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एमस्ट्रॉन्ग हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 911.7 एमस्ट्रॉन्ग। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी। तो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। HCl मॉलिक्यूल हैज़ 1 सिग्मा बॉन्ड, सो दिस इज HCl। तो HCl में ये क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एसिटिलीन मॉलिक्यूल हैज़ 3 पाई बॉन्ड्स एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो एसिटिलीन ये है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। ये 1 है 2 पाई बॉन्ड्स, तो 3 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड्स। बट यहाँ पर कह रहा है कि एसिटिलीन मॉलिक्यूल हैज़ 3 पाई बॉन्ड्स, बट हमारे पास तो 2 ही पाई बॉन्ड है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया एंड क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बी आंसर होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो बाकी 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं, सी एंड डी। इथिलीन मॉलिक्यूल हैज़ 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। तो इथिलीन कैसा दिखता है, दिस इज आवर इथिलीन C2H4। तो 1 2 3 4 5 दिस 5 आर सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एंड लास्ट ऑप्शन में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स। तो वाटर मॉलिक्यूल देख लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ये है वाटर मॉलिक्यूल हम सभी जानते हैं, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स 2 लोन पेयर। तो लास्ट ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो N2 and O2 are converted to monopositive cations, N2+ and O2+ respectively.
विच इज़ इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें N2 एंड O2 की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो हमें आना चाहिए एंड बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट हमें आना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उसका एक पैरेलल रिलेशनशिप है। बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होगा वो भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इतना कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। N2 प्लस बिकम्स डायामैग्नेटिक। तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन के लिए ये सारे क्या है? ये सारे हैं एक नाइट्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सारे हैं और एक नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन N2 ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ओके, तो N2 है क्या है हमारा? डायामैग्नेटिक। बट इन N2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन तो निकालना होगा, तो कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो N2 प्लस अगर फॉर्म होता है वो क्या होगा हमारा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि N2 प्लस बिकम्स डायमैग्नेटिक, बट N2 प्लस तो पैरामैग्नेटिक हो गया, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। एंड क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नाउ BCD भी देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो डी ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं, बिकॉज वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। N2 प्लस द NN बॉन्ड इज वीकेंड। तो वीकेंड मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें निकालना होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ में एक पैरेलल रिलेशनशिप है। तो N2 प्लस अगर फॉर्म हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकल रहा है? देखो, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा है, BMO से निकल रहा है। ठीक है, तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? घट जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड वीकेंड हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ बी एंड सी ऑप्शन देखते हैं। इन O2 प्लस पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। तो पहले ये सब रब कर लेते हैं पूरा। तो N2 एंड O2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पिक्चर सेम है, बट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ये थोड़ा अलग है। इन N2 देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, N2 के एमओ में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, बट ऑक्सीजन के एमओ में हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इतना 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, यहाँ पर हमने ऐड कर दी। तो अब ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ देख लेते हैं। O2 में 2 अनपेयर, O2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट इज़ हाईली पैरामैग्नेटिक। बट O2 प्लस अगर फॉर्म हो रहा है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हमारे क्या होगा? निकलना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचता है अनपेयर्ड। तो हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहा है तो पैरामैग्नेटिज्म की भी क्या होगी? कम होगी। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है? इन O2 प्लस पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। सी में क्या आएगा? सो बी इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। सी में क्या आ रहा है? इन O2 प्लस द बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। तो देखते हैं O2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, O2 में जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, O2 में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ है? देखो, पाई स्टार में है। ओके, ये जो और इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है? वो है पाई स्टार में। ठीक है, तो पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो अगर पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से तो ये जो क्वांटिटी हो वो कम हो जाएगा। अगर ये कम हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। एंड बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ करेगा तो वो सी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो हमें निकालना है कि विच इज़ इनकरेक्ट। सो ए ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। सो ए ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर। नंबर 5 में है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम सभी को पता है 2 तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक है इंट्रा मॉलिक्यूलर, जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड हमारे पास पता है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब 2
अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक्सटर्नल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है एंड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। तो इतना सा कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन है H2O। H2O कैसा है? तो H2O में, दिस इज H2O, बट H2O में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होता। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा होता है। ओके, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा होता है, दैट इज़ दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो इन H2O में हमारा क्या होगा? H2O में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ओके, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन बी में होगा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल कैसा दिखता है? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, दिस इज OH एंड ऑर्थोमेक नाइट्रो ग्रुप, ऐसा एक नाइट्रो ग्रुप। तो ये हाइड्रोजन एंड ये ऑक्सीजन, इसके बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल में अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो दिस इज ए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज बी, और सी डी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि बी ही होगा करेक्ट ऑप्शन, देन आपको सी डी देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 56 of ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्सड आइसोथर्मली मतलब हमारे पास टेम्परेचर सेम होगा। आफ्टर मिक्सिंग विच टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर एंड आफ्टर बिफोर मिक्सिंग टेम्परेचर एक ही होगा। क्लियर? देयर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर एट ऑल। दिस इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल। एंड एट ए टोटल प्रेशर ऑफ 10 ATM टोटल प्रेशर गिवन है। द पार्शियल प्रेशर हम जानते हैं कि जो इक्वेशन होता है पार्शियल प्रेशर PI इज इक्वल टू, अगर हम कोई ith कंपोनेंट की पार्शियल प्रेशर की बात करें तो PI इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ith कंपोनेंट। ओके, इन ए मिक्सचर ऑफ स्पीसीजेस, XI ith कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू P द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। गॉट इट? तो देख लेते हैं। हमें तो P टोटल प्रेशर हमें गिवन है 10 ATM एंड हमें ये निकालना है। तो हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन की जो एक्सप्रेशन होती है वो क्या है? XI इज इक्वल टू NI मतलब ith जो कंपोनेंट है उसका जितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है उस सिस्टम में, उतना वो नंबर डिवाइडेड बाई N total, that is total amount of mole present in the system. So this is the equation of mole fraction of any component. Okay, तो coming to the N2 and oxygen का मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के से पहले हमें जो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो निकालना होगा। तो N इज इक्वल टू W/M इज इक्वल टू W 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है 628, मॉलिक्यूलर वेट 28 इज इक्वल टू 2। तो नाइट्रोजन का जो मोल है, तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इनटू लिख लेते हैं। NO2 कितना आएगा? तो सिस्टम में 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 32 है। तो 3 आ रहा है आंसर। तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो टोटल मोल्स ऑफ द सिस्टम क्या है? टोटल मोल्स ऑफ द सिस्टम क्या है? टोटल मोल्स ऑफ द सिस्टम 2 + 3 इज इक्वल टू 5 एंड 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आया? तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड टोटल मोल ऑफ द सिस्टम 5। तो 2/5 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट था 3 मोल एंड टोटल मोल है 5, तो 3/5। ओके, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ कमिंग टू द पार्शियल प्रेशर इक्वेशन। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल P ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, तो नाइट्रोजन का क्या था? मोल फ्रैक्शन 2/5 सिस्टम का टोटल प्रेशर हमें गिवन है 10, तो 4 आ रहा है, 4 ATM आ रहा है। क्लियर? एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 3/5 था मोल फ्रैक्शन इंटू 10 हो रहा है हमारा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 5 ATM
सॉरी 6 ATM। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 6 ATM एंड नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो है हमारे पास 4 ATM। तो देख लेते हैं विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले ऑक्सीजन है तो 6 ATM होगा ऑक्सीजन का, तो एक ही ऑप्शन है वो है बी। तो बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ मच टाइम इन आवर would it take to distribute 1 Avogadro number of wheat grains if 10 to the power 20 grains are distributed each second? ओके, each second। तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है कि 10 to the power 20 grains are distributed in each second। ओके, तो हमें टाइम निकालना है। तो 10 to the power 20 grains are distributed in 1 second। तो क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगाड्रो नंबर। 1 एवोगाड्रो नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो एवोगाड्रो नंबर हमें सभी पता है कि 6.023 इंटू 10 to the power 23। तो ये कितना आएगा, 1 इंटू ये 6.023 इंटू 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 10 to the power 20। ओके, 10 to the power 20। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो वैल्यू आएगा, ये देखो 10 to the power 6.023 इंटू 10 to the power 3, बिकॉज ये 20 है, यहाँ पर 23 है, तो यहाँ पर 10 to the power 3 आएगा, 10 to the power 3 आएगा सिंपल। तो ये आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में हमें चाहिए आवर में, तो सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3600 दे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आफ्टर डूइंग दैट वी विल गेट ए आंसर 1.673। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन किलोजूल मोल इनवर्स फॉर द रिएक्शन H2 + O2 H2O2। ये सारे गैस हैं, गैस में गिवन है। ओके, गिवन दैट बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ HHOO आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सारे जो वैल्यूज़ है वो किलोजूल मोल इनवर्स में। तो हमें जो यूनिट है वो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हमें चाहिए। तो हम जानते हैं कोई भी रिएक्शन का अगर ऐसा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है एंड हमें बॉन्ड एंथैल्पीज दिया हुआ है, तो जो इक्वेशन है डेल H इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी, टोटल बॉन्ड एनर्जी कहना टोटल अच्छा होगा, टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। दैट इज़ ये H2 एंड O2 ये रिएक्टेंट साइड है, इसके साइड का रिएक्टेंट साइड का टोटल बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट साइड का टोटल बॉन्ड एनर्जी। तो यही होगा हमारा रिएक्शन का टोटल एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो रिएक्टेंट साइड है वह क्या है, हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन है। तो H बॉन्ड एंड O डबल बॉन्ड O, सभी का जो बॉन्ड एंथैल्पी है गिवन है। एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ है। मैं थोड़ा गलती कर दी, अब ठीक है। OH एंड H कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो एक OO बॉन्ड है एंड 2 OH बॉन्ड है। ओके, तो ये 2 OH बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी प्लस होगा यहाँ पर, सॉरी प्लस एक OO का बॉन्ड एंथैल्पी। तो आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन सभी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि H2O2 का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो आंसर आ रहा है -130 किलोजूल मोल इनवर्स। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following reactions in which all the reactants and products are in gaseous state। तो ये सारे जो रिएक्शंस है वो गैसियस स्टेटमेंट में है एंड हमें इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है K3। तो K3 तो पहले K1 और K2 का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। K1 का क्या आएगा, देख लीजिए कि ये सारे जो इक्वेशन आएंगे वो प्रेशर के टर्म्स में आएंगे, बट हर जगह प्रेशर लिखने के बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं P2, PQ,
Q2 ऐसे ही लिखूँगा, बट अब समझ जाना कि वो सारे प्रेशर के टर्म्स में है। ओके, तो K1 क्या आएगा, प्रेशर ऑफ P2 इंटू प्रेशर ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ PQ टू द पावर 2। एंड K2 क्या आएगा, K2 आएगा हमारा प्रेशर ऑफ PQR डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ PQ इंटू प्रेशर ऑफ R2 टू द पावर हाफ। तो K1 K2 लिख लिया, अब K3 लिख लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये बाद में फिर से लिख लेते हैं, हमें आसानी होगी। हाफ P2 प्लस हाफ Q2 प्लस हाफ R2 इज इक्वल टू PQR। ओके, तो K3 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ PQR डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ P2 टू द पावर हाफ, प्रेशर ऑफ Q2 टू द पावर हाफ, प्रेशर ऑफ R2 टू द पावर हाफ। ठीक है, तो इक्वेशन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा हमें। इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करने के बाद K1 K3 को K1 एंड K2 के टर्म्स में लिखना होगा, फिर हमारे पास आएगा आंसर। तो कैसे लिखते हैं वो देखिए, K3 इज इक्वल टू PQR प्रेशर ऑफ P2 टू द पावर हाफ, Q2 टू द पावर हाफ, R2 टू द पावर हाफ। ओके, तो इंटू PQ कर लेते हैं, PQ डिवाइडेड बाई PQ, PQ डिवाइडेड बाई PQ। तो K3 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, PQR डिवाइडेड बाई PQ इंटू R2 टू द पावर हाफ। तो ये कैसा दिख रहा है हमारे पास, ये कैसा दिख रहा है, K2 क्या था, PQ इंटू R2 टू द पावर हाफ। तो ये क्या है हमारा, K2 है एंड बाकी क्या है, बाकी है PQ। तो ये PQ को हमारे पास, ये PQ को इसके नीचे ले आओ, तो कैसा आएगा, P2 टू द पावर हाफ, Q2 टू द पावर हाफ और R2 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई PQ आएगा। ओके, तो ये कैसा दिख रहा है, P2 टू द पावर हाफ, P2 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई PQ स्क्वायर। तो अगर हम इसे रूट कर दें तो P2 टू द पावर हाफ आएगा, यहाँ पर P2 टू द पावर हाफ आएगा एंड ये स्क्वायर क्या होगा, मिट जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आया हमारे पास, ये जो टोटल इक्वेशन आया वो आया रूट K2। ओके, रूट K2 आया। तो K3 का क्या आया, K3 इज इक्वल टू K2 डिवाइडेड बाई रूट K1, क्योंकि ये K1 है ना, ये तो K1 है, ये तो K1 है, ये तो K1 है, ये तो K1 है, K1। ओके, एंड ये क्या है, ये हमारा K2, ये क्या है, दिस इज अवर K2। ओके, तो रूट K1 एंड दिस K2। तो K3 K2 K1, तो K2 एंड रूट K1 का वैल्यू गिवन है हमारे पास। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू एंड कैलकुलेशन, जो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो है 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 हमारे पास वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 10 टू द पावर -5। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट of molar mass 60 gram per mole that must be added to 180 gram water so that vapor pressure of water is lowered by 10%. This is a very easy question. तो हम जानते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन क्या होता है, P0 माइनस P डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू N2 बाई N1, जहाँ पर P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, P इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, N2 एंड N1, N2 इज द मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट, N1 इज द मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट। तो दिस इज द इक्वेशन एंड हमारे पास दिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाई 10%। तो ये जो पूरा इक्वेशन है, टर्म है वो है 10 बाई, वो कितना है, वो है 10/100, बिकॉज यही तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग है एंड रिलेटिव लोअरिंग कितना हो रहा है 10%। तो ये जो P0 माइनस P/P0 टर्म है वो है 10/100।
100 दैट इज़ 0.1. ओके, 0.1 है हमारे पास. तो हमें जो निकालना है इन वन, इससे हमें कुछ करना होगा. क्या करते हैं, इन वन इज इक्वल टू 0.1. हाँ, 10/100 0.1. तो इन इज इक्वल टू W2/M2 डिवाइडेड बाई इन वन होगा W1/M1. तो M1 ऊपर जाएगा अगर हम डिवाइड करें तो M1 डिवाइडेड बाई M1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू 0.1. तो हमें क्या निकालना है, हमें ये W2 निकालना है. तो M1 M2 W1 सब गिवन है, इक्वेशन में सब गिवन है. कितना है, W2 है, W2 हम x मान लेते हैं. W1 180 ग्राम गिवन, M2 60 ग्राम गिवन, M1 18 ग्राम पर मोल. बिकॉज वाटर का जो सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर, एंड वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 18 ग्राम पर मोल. तो आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन जो आंसर आ रहा है वो है 60 ग्राम्स. तो 60 ग्राम आंसर है. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज़ द 10 क्वेश्चंस. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.